हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्कोहल फिनाल एवं ईथर का जो है लेक्चर नंबर 6 है। इसके पहले आपने लेक्चर नंबर 5 पढ़ा है ना। लेक्चर नंबर 5 में आपने एल्कोहलों और फिनालों के भौतिक गुणधर्मों के विषय में जाना है और आपने पढ़ा है एल्कोहलों और फिनालों में OH आबंध का जब विदलन होता है ना, OH आबंध के विदलन संबंधी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। एल्कोहलों फिनालों में OH का विदलन होता है कब, कैसे पता करेंगे, या कह सकते हैं ना एल्कोहलों और फिनालों की वे अभिक्रियाएं जिनमें इनमें इनके OH बॉन्ड का विदलन होता है, उसको पढ़ा है आपने। कैसे सोडियम धातु के साथ क्रिया पढ़ा है आपने, एल्यूमिनियम धातु के साथ, ये सब पढ़ा है, ठीक है। और आपने जो है एल्कोहल और फिनालों की अम्लता की जांच भी की है, ठीक है। एल्कोहल और फिनाल में कौन ज़्यादा अम्लीय होता है, कौन कम अम्लीय होता है, ये सब चीज़ आपने जाना हुआ है, ठीक है। आज आप पढ़ेंगे एल्कोहलों और फिनालों में OH आबंध के विदलन संबंधी एक अन्य अभिक्रिया, जिसको आप नाम देने वाले हैं स्टीरीकरण अभिक्रिया। एल्कोहलों और फिनालों में जो है जो OH बॉन्ड का विदलन होता है, टूटता है, उसी से संबंधित एक और रिएक्शन पढ़ेंगे आप। इसका नाम क्या होगा? स्टीरीकरण अभिक्रिया। इसमें भी एल्कोहल और फिनाल के OH का बॉन्ड टूटता है। अब क्या होता है स्टीरीकरण अभिक्रिया भाई, कि जब आप एल्कोहल या फिनाल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दें, चाहे एसिड एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड, चाहे कार्बोक्सिलिक अम्ल से करा दें, चाहे एसिड एनहाइड्राइड से करा दें, चाहे किससे करा दें, एसिड क्लोराइड से करा दें, हैलाइड बोलते हैं आप लोग, तो उसके फलस्वरूप एस्टर का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं? स्टीरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। बस आपको ये बात याद रखना है कि अगर आप कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल या फिनाल की अभिक्रिया कराते हैं तो ये अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है। इस बात को याद रखना। उत्प्रेरक कौन सा यूज करना है, इस बात को याद रखें कि अगर आप एल्कोहल या फिनाल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, तो उस अभिक्रिया में यूज करना है सांद्र H2SO4, कोई अम्ल यूज कर लें, सांद्र H+ वही, ठीक है। और यदि आप एल्कोहल और फिनाल की अभिक्रिया अम्ल एनहाइड्राइड से कराएंगे या अम्ल क्लोराइड से कराएंगे तो यह अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में होता है, क्योंकि इस अभिक्रिया में क्षार का अम्ल का निर्माण होता है। अगर आप एल्कोहल या फिनाल की अभिक्रिया अम्ल एनहाइड्राइड या अम्ल क्लोराइड से कराते हैं तो यह अभिक्रिया जो है क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, क्योंकि इस अभिक्रिया के फलस्वरूप अम्ल का निर्माण होता है, तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वही बातें देखें ध्यान से। तो यही लिखा है एल्कोहल और फिनाल की अभिक्रिया जो है, ठीक है। एल्कोहल और फिनाल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल क्लोराइड या अम्ल एनहाइड्राइड के साथ जो अभिक्रिया कराते हैं उसी को आप क्या बोलते हैं? मतलब कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को आप क्या बोलने वाले हैं? स्टीरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अगर आपने कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लिया, इसकी अभिक्रिया एल्कोहल, अगर आपने ROH लिया है तो एल्कोहल हो जाएगा। अगर आपने AR ले लिया, मतलब C6H5 ले लिया, तो फिनाल हो जाएगा। तो अगर आपने एल्कोहल या फिनाल लिया है, उसकी अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल से कराया है, तो फिर एस्टर बनता है। कैसे बनता है, कैसे नहीं समझना है। आप ये जान लें कि जो स्टीरीकरण अभिक्रिया है इसमें एल्कोहलों या फिनालों के OH का बॉन्ड टूटता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये H देता है और ये क्या देता है, ये बहुत विशेष रिएक्शन है। सामान्य केस में कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना H+ देता है, क्योंकि वो अम्लीय रिएक्शन होता है, वो H+ देता है। लेकिन ये एक विशेष अभिक्रिया है, इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल OH देता है, एल्कोहल या फिनाल क्या देता है? H। तो H और OH H2O निकाल लेता है। बचा क्या है आपका? बचा है OR- या OAR कह सकते हैं। अगर आपने बेंजीन रिंग रखा है तो बेंजीन रिंग मिलेगा, या आपने R रखा है तो R मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपने RCOH माना है तो आप इसको R- मान लीजिए, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। जैसे यहाँ पे आपने क्या माना है? RCOH, तो इसको R- मान लीजिए, या अगर आपने इसको R माना तो इसको भी इसको R- मान लीजिए। कुछ तो डिफरेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही बात है। तो यहाँ से मान लीजिए
यही HOH निकल जाता है, फिर O आके जुड़ता है ना, आपको मिलेगा OR डैश या OAR C6H5। इसी प्रकार अगर आप अम्ल एनहाइड्राइड लेंगे तो यही बनता है ना अम्ल एनहाइड्राइड, RCO फिर O COR। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना भाई, ऐसे कि क्या लिखेंगे, इधर लिख दे रहा हूं, आप लिख सकते हैं RCO ट्वाइस O, यही तो होता है, RCO ट्वाइस O होता है, इसी को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपने इसको R डैश माना तो इसको R लिख लो, जैसे आपने माना है ना RCOO फिर C डबल बॉन्ड O फिर R, यही अम्ल एनहाइड्राइड एसिड एनहाइड्राइड है, ये अल्कोहल या फिनाल होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, ये वाला बॉन्ड किसी बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, मान लीजिए ये वाला बॉन्ड आपने तोड़ा, यहाँ आएगा क्या प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, ये टूटता है यहाँ पे आता है माइनस, इसका H प्लस निकलता है, OH निकलता है H। तो यहाँ देखिए H निकल के इस माइनस के पास जुड़ जाएगा, और इस माइनस वाले को माइनस वाले को उठा के जोड़ दे आप, ये निगेटिवली चार्ज जो है जिस ऑक्सीजन पे ऋणावेश है वो जाके ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ, या यही कार्बन उस ऑक्सीजन के साथ, दोनों बात एक ही होगा। चाहे इस कार्बन को उठा के ऑक्सीजन के पास जोड़ें, चाहे इस ऑक्सीजन को उठा के कार्बन के पास जोड़ें, सेम ही प्रोडक्ट मिलना है। तो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन इधर आता है तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RCO है ना, RCO था, इसके बाद O मिलेगा, R डैश हो सकता है, या आपने क्या ले लिया है AR लिया है भाई, O जाएगा ना, OR डैश मिल सकता है या फिर AR मिल सकता है, और साथ में क्या निकलेगा RCOO माइनस H चला आएगा, आपको मिल जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये अम्ल मिलता है, इसी अम्ल को उदासीन करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं पिरीडीन, एक क्षार होता है, इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग चाहे बनाएं तो, ठीक है, इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है। हाँ ये पिरीडीन क्षारक होता है, ठीक, ऐसी चीजें होती हैं। अगर देखो ध्यान से, अगर आपने ले लिया है अम्ल क्लोराइड तो इसको आप ब्रेक करेंगे, यहाँ पे O पे माइनस H प्लस, तो HCl निकल जाएगा, फिर O जाके इधर जुड़ेगा, ये O माइनस वाला पार्ट जाके यहाँ Cl को हटा के वहां जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ से Cl निकलता है ना, यह प्लस माइनस ऐसा तोड़ सकते हैं, तो यह जो Cl निकल जाता है, O जाके वहां जुड़ेगा, आपको मिलता है क्या R C डबल बॉन्ड O, और क्या मिलता है O माइनस होता है ना, ताकि जुड़ेगा, R डैश कर सकते हैं या AR कर सकते हैं, और साथ में निकल जाएगा HCl। ये एसिड है भाई, अम्लों को उदासीन करने के लिए पिरीडीन का यूज किया जाता है क्षारक के रूप में, ठीक है। अच्छा देखो, यही तो मैंने आपको बताया हुआ है, एस्टर को पहचानने का तरीका क्या है कि भाई RCOO, फिर ये कार्बन होना चाहिए, O के बगल में कार्बन हो, और ये वाला पार्ट हमेशा एल्कील बनता है ना, जैसे O के बगल R है तो एल्कील बनने वाला है, अगर ये C6H5 है तो फिनिल बनेगा, क्या बनेगा फिनिल। मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, जैसे अगर R होगा तो उसका नाम अलग तरीके से लिखा जाता है, अगर ये C6H5 होगा तो उसका नाम अलग तरीके से लिखा जाता है। आपने देखो ध्यान से, मैं से थोड़ा बता दे रहा हूँ नामकरण लिखने के बारे में, यहाँ भी भैया ना सब जगह, ये भी एस्टर है भाई, वो भी एस्टर, सभी एस्टर हैं। एस्टर प्राप्त करने वाला ये ऊपर वाली प्रोसेस सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यही वाला प्रोसेस है। तो देखो ध्यान से, अगर आपने ले लिया है RCOOR, R डैश मान सकते हो डिफरेंट करने के लिए, यहाँ पे इस पार्ट को हमेशा एल्कील बुलाया जाता है, एल्कील है, बाकी ये दोनों हाँ एल्केन, इसके लिए एल का लिखा जाता है, एल प्लस बॉन्ड कौन सा देख लो, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो एल्केन हो जाता है प्लस ओवर्ट, तो पूरा नाम क्या लिखा जाता है एल्कीन, हाँ एल्केनोएट या नोएट कह सकते, ठीक है, ये चीज होता है, आपने पढ़ा हुआ भी इसके बारे में, एल्कीन एल्केनोएट। अगर आपने यहाँ पे क्या ले लिया C6H5 ले लिया है ना, आपने क्या ले लिया है C6H5, तो क्या होगा RCOOAR हो जाएगा, AR का मतलब है C6H5, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, इसका नाम लिखेंगे फेनिल, फेनिल, फिर इतना पूरा एल्केनोएट,
एल के, ऐसी चीजें होती हैं। अच्छा, मैं ये जो नहीं है इसका मैकेनिज्म बता रहा हूँ। पहला प्रोसेस जो है, अगर मान लीजिए एल्कोहल मान लिया, फिनाल मान लिया, जैसे एल्कोहल रिएक्शन करेगा वही ठीक वही रिएक्शन फिनाल का भी है। जैसे एल्कोहल का OH का ROH का OH वाला बॉन्ड टूट रहा है, ऐसे फिनाल का भी टूट रहा है। तो मान लीजिए आपने एल्कोहल मान लिया, उसका मैकेनिज्म वगैरह करा दिया जाए। ठीक है, कि मान लो आपने क्या लिया, एल्कोहल लिया है RCOOH लिया है, और यहाँ पे R-OH ले लिया है, C6H5 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये वाला ये अपना OH देता है, यहाँ से H निकलता है, क्या मिलेगा आपको, और किसकी उपस्थिति में होता है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। या H+ भी लिख सकते हैं ना भाई। तो क्या होता है, RCOOR- मिलता है, H2O निकल जाता है। और आपको ये बता दें कि यहाँ पे जो जल मिला है ना, जल फिर से अभिक्रिया करके यही बना सकता है। अगर आप ना जल को ब्रेक कर लें H+OH- में, H+OH- में, फिर इसको ब्रेक कर लेना ऐसे ही, ऐसा ब्रेक कर लो ना। तो देखो ध्यान से, ठीक था, देखिए ध्यान से, आप इसको ऐसा ब्रेक करें, C+RO पे माइनस आ जाएगा, तो जहां पे माइनस आएगा वहीं H मिल जाएगा, ROH मिल जाएगा, फिर RCOH मिल जाएगा। आप इसी एस्टर को देखें, इसी एस्टर में जो जल नहीं बना है, वो जल जो है अगर इस चीज से क्रिया करे, आप इसको ब्रेक करें, इस पे आएगा प्लस, इस पे आएगा माइनस, तो जहां माइनस आएगा H जुड़ेगा ना, H आके जुड़ेगा, आपको मिलेगा R-OH, और फिर C के पास OH मिल जाएगा, RCOH मिल जाएगा। तो जल के बनने की वजह से ये अभिक्रिया उत्क्रमणी होती है, फिर से इस डायरेक्शन में जा सकती है। इसलिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगाया गया है, उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाया गया, उत्क्रमणी होने का चिन्ह यहाँ पे लगाया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि अभिक्रिया फिर से इस दिशा में ना हो, तो जो अभिक्रिया में जल बना है, हाँ, आप लिख सकते हैं इस अभिक्रिया के बारे में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया को उत्क्रमणीय होने से बचाने के लिए, अभिक्रिया में निर्मित जल को तुरंत ही क्या करते हैं, निष्कासित कर लिया जाता है, निष्कासित कर लिया जाता है। अच्छा देखो ध्यान से, अब इसका थोड़ा देखिए मैकेनिज्म कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे इसका क्या काम है, आपने तो सिर्फ ब्रेक करके करा लिया, अब यहाँ पे इसका क्या काम है वही जानना है। जानते हैं, सबसे पहले आप क्या लेने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH में सबसे पहले H2SO4 क्रिया करता है, H2SO4, ये ब्रेक होता है H+ में और HSO4- में। देखो H2SO4 को अगर आप कराते हैं सल्फोनीकरण, तो उसमें ब्रेक किया करें OH- में, SO3H+ में, बाकी वैसे ही ब्रेक करते हैं H+ में, HSO4-। सल्फोनीकरण का केस थोड़ा स्पेशल होता है, ठीक है। तो H+ HSO4- ब्रेक होता है, तो यहाँ पे होता है लोन पेयर ना, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो H+ आके इसके पास जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं प्रोटानन, प्रोटान जुड़ जाता है, ठीक है। आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है RC_O, RC_O, तो यहाँ प्लस आ जाएगा ना भाई, जब H+ इसके पास जुड़ेगा तो यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, प्लस आता है, फिर आपको मिलता है क्या, OH, ये मिल जाता है। अगले स्टेप में क्या होता है ना भाई, OP+ रहना अच्छी बात नहीं है, तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, अब ऐसे यहाँ पे प्लस आता है, कार्बन पे क्या आएगा, प्लस। तो जैसे ही कार्बन पे प्लस आएगा, वैसे ही यहाँ पे ना एल्कोहल अटैक करने वाला है, R-OH, ये O अटैक करेगा,
आर थोड़ी अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा? लोन पेयर वहां पे है ना, तो वो प्लस पे अटैक कर लेगा, कार्बन के प्लस पे। तो यहाँ पे जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा, प्लस आने की संभावना इस पे होगी, तुरंत ये इधर अटैक मार देगा। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलता है आर सी, यहाँ ओ एच मिल जाएगा भाई, टूट गया बॉन्ड ना, आर सी ओ एच मिल गया है। इसके बाद ये ओ एच मिला हुआ था, और यहां से मिलेगा आपको क्या? ओ पे प्लस एच, यही है ना भाई, यही मिलेगा। ओ आके यहाँ जुड़ेगा, ओ के पास आर भी है, एच भी है। आप आर को नीचे कर सकते हो, उसमें क्या है, ठीक है। ओ आके जुड़ेगा, ओ के पास में एच भी है, एच में इधर कर, चलो इधर कर दे रहा हूँ, आर भी है करने, प्लस आ गया, ठीक है। अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से ना प्रोटॉन, जो एच नहीं होता, ये इसको इलेक्ट्रॉन देके प्लस के रूप में निकलता है, और जैसे ही प्लस के रूप में निकलता है तुरंत ना ये इधर भाग जाता है, ये H प्लस यहीं से निकलता है, सुने ध्यान से, H प्लस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देकर इसके पास चला जाता है, इसके पास, उस OH के पास नहीं जाएगा। जो OH डबल बॉन्ड से हाल ही में सिंगल में कन्वर्ट हुआ है, जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज था, अभी ये तुरंत ही सिंगल में कन्वर्ट हुआ है, प्लस से अभी थोड़ा सा कह सकते हैं रिलैक्स में आया हुआ, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग। इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज था, अभी हाल में रिलैक्स हुआ है, तो यहाँ से H प्लस निकल के ना इसके पास न जाकर किसके पास जाता है, उसके बगल वाले ऑक्सीजन के पास, उस OH के पास नहीं जाएगा जो भी डबल बॉन्डेड था, जो भी डबल बॉन्डेड था उसके पास नहीं जाएगा H प्लस किसके पास जाएगा, जो सिंगल बॉन्डेड था, थोड़ा ठीक ठाक था। इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर, क्या बोलते हैं? हाँ, इसी में प्रोटॉन ट्रांसफर हो रहा है, कोई प्रोटॉन जुड़ थोड़ा ही रहा है। ये देखो, इसको बोलते हैं प्रोटॉनन, प्रोटॉन जुड़ रहा है यहाँ पे ना, ये स्टेप कौन सा था, प्रोटॉनन था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक ही अणु में प्रोटॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या हो रहा है, प्रोटॉन H प्लस ट्रांसफर हो रहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। H प्लस का क्या होगा, स्थानांतरण, H प्लस जाके इधर जुड़ जाता है, फिर क्या मिलेगा, देखो आपको मिलेगा आर सी ओ एच, और क्या मिलेगा, ओ आर मिलेगा ना भाई, वो ओ एच था वो ओ आर मिला है, और ये एच जाके वहां जुड़ गया, आपको मिलेगा ओ पे प्लस मिलेगा, और एच एच जो हो जाएंगे ना, ओ एच टू कर लो, चलो ओ एच टू कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, ओ एच टू। अब यहाँ से देखो ये तुरंत ना ये निकल जाता है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके क्या निकलेगा, एच टू निकल जाएगा, माइनस होता है एच टू माइनस हो गया, उसमें से क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आर सी ओ एच मिलेगा, और यहाँ पे क्या आता है, प्लस, कार्बन प्लस आएगा भाई, कार्बन पे यहाँ प्लस आएगा ना, तो जैसे ही कार्बन प्लस आता है, चाहे दिखा भी दो प्लस, कार्बन प्लस, क्या एक ही स्टेप में करा दो, जैसे ही यहाँ पे प्लस आएगा ना, तुरंत ही इसका लोन पेयर फिर कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कॉन्जुगेशन मिल जाएगा ना, कि लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, आपने पढ़ा है कॉन्जुगेशन एक वाला, आपको मैंने कॉन्जुगेशन पढ़ाया है कि लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज जब मिलेगा तो तुरंत ही क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा, क्या मिलेगा पता है आपको, मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ मिलेगा, ओ पे आएगा प्लस, एच है और ओ आर मिला है, कितना समझे आप, H2O निकला, प्लस आया कार्बन पे, तो जैसे ही कार्बन प्लस आएगा तुरंत ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होने की एस दे देगा, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, तुरंत अपना लोन पेयर कार्बन को देगा, डबल बॉन्ड मिलेगा, और प्लस किस पे आ जाएगा, ऑक्सीजन। अभी जानते हैं ये H प्लस जुड़ा है, HSO4 माइनस बचा हुआ था ना, यहां से अब आएगा ना HSO4 माइनस, क्या आएगा, अभी आएगा HSO4 माइनस आके इसमें जुड़ेगा, इसमें देखो प्लस का, देखो प्लस का मतलब वहां से निकल रहा था, जैसे प्लस का मतलब इसमें जुड़ रहा है, इस चीज को याद रखना आप, जैसे यहाँ प्लस लिखा है ना मतलब इसमें जुड़ रहा है, अब माइनस का मतलब उसमें से निकल रहा है, थोड़ा इस बात को कंफ्यूज नहीं होना, ये HSO4 प्लस लिखा है मतलब उसमें जुड़ रहा है, उसमें अब जुड़े कैसे, यहाँ से ना ये HSO4 माइनस यहाँ से H प्लस को खींचता है, H प्लस कैसे निकलेगा पता है कैसे निकलेगा, ये H ना अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ऑक्सीजन को, प्लस के रूप में निकलेगा, ये H अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा क्योंकि प्लस आया हुआ है ना,
ऑक्सीजन पे आया हुआ है प्लस, तो यहाँ से क्या निकलता है, H2SO4 निकल जाता है, माइनस होता है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R, C डबल बॉन्ड O, फिर OR को ऊपर कर लो, ठीक है। ये एल्कोहल का था ना, इसको R डैश मान लेंगे आप लोग। एल्कोहल के R को अपने R डैश माना था ऑलरेडी, देख लो, तो यहाँ पे R डैश माना, यहाँ पे भी R डैश माना, यहाँ भी क्या रहना है R डैश, और यहाँ भी क्या मिलेगा R डैश, क्या मिला है, इसकी मैकेनिज्म समझ पाए आप लोग, सभी का कार्य है। छाप लो फटाफट। अच्छा देखो ध्यान से, स्थिरीकरण के दो और मैकेनिज्म देख लें आप लोग। स्थिरीकरण में जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया एल्कोहल से कराते हैं, उसका मैकेनिज्म आपने देखा है। अगर अम्ल एनहाइड्राइड की क्रिया एल्कोहल या फिनाल से कराएं, जैसे आपने एल्कोहल से कराया वैसे फिनाल से भी करा सकते हैं, वैसा ही मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो अगर आप जो है अम्ल एनहाइड्राइड से एल्कोहल या फिनाल की क्रिया कराएं या अम्ल क्लोराइड से कराएं, तो थोड़ा मैकेनिज्म देख ले कैसे कैसे होता है। देखो यही है कि आपका एसिड एनहाइड्राइड है, इसकी क्रिया एल्कोहल से कराई जाए, फिर क्षारक यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे अम्ल उत्पन्न हो रहा है। अम्ल को जो है उदासीन करने के लिए आपको यहाँ पे क्षारक यूज करना है। तो यहाँ पे आपको एस्टर मिलता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कैसे भाई, ये टूटता है माइनस प्लस, ये टूटेगा इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, तो यहाँ माइनस आएगा तो H प्लस जाके जुड़ जाएगा, आपको मिलेगा RCOOH मिल जाना है, और इस C के पास जो है O आएगा, तो आपको मिलेगा O और R डैश भी रहेगा, तो OR डैश मिल जाता है। मैकेनिज्म कैसा है, तो देखो ध्यान से, सबसे पहले एल्कोहल लेंगे आप लोग, फिनॉल ले लिया, एल्कोहल चाहे जो भी ले लिया, ये ब्रेक होता है, RO माइनस मिलता है, H प्लस निकल जा रहा है, बाद में यूज होगा। सबसे पहले H प्लस निकल जाता है, ये मिलता है। अब ये जो है ये अम्ल एनहाइड्राइड पे अटैक करेगा, एसिड एनहाइड्राइड पे अटैक करता है। तो पहले एसिड एनहाइड्राइड कैसे ब्रेक होता है, RCO में, फिर OCOR डैश है, ये ब्रेक होता है, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस, तो जहाँ प्लस आएगा वहां जाके ये अटैक कर देगा O माइनस, आपको मिल जाएगा क्या RCO, फिर O माइनस जुड़ेगा, फिर उसके बगल में R डैश है, आपको ये मिलता है RCOOR डैश। इसके बाद आपको क्या मिलता है, RCOO पे माइनस है, जो H प्लस निकला था वो आके वहीं जुड़ जाएगा, आपको मिल जाएगा RCOOH। आसान सा मैकेनिज्म। अगर बात करें एसिड क्लोराइड की बात करें, रिएक्शन कैसे हुआ, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल गया, आके ये OR डैश मिल गया है, एस्टर मिल गया, HCl निकला है। इस HCl को उदासीन करने के लिए आपने पिरिडीन यूज किया है, क्षारक के रूप में पिरिडीन का यूज किया है। अगर देखो इसका मैकेनिज्म देखना, तो सबसे पहले क्या होता है, ROH है, R डैश OH बोले, यहाँ से H प्लस निकाल देता है, आपको मिलता है RO माइनस, जो RO माइनस मिला है अब जाके एसिड क्लोराइड पे अटैक करता है। तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे ब्रेक होगा ना, यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, तो यहाँ प्लस आएगा तो RO माइनस अटैक करेगा, R डैश O माइनस, तो आपको मिलेगा RCO, फिर OR डैश मिल जाता है, ये मिलता है, ठीक है। इसके बाद Cl माइनस मिला है, अब Cl माइनस में H प्लस जुड़ के क्या बना देगा, ये है थोड़ा सा। देखो इससे भी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, एल्कोहल हो या फिनाल, देखो ध्यान से, अगर एल्कोहल या फिनाल हो उसमें एसिटिल समूह प्रवेश कर जाए, एसिटिल समूह यही होता है CH3 डबल बॉन्ड O। एल्कोहल या फिनाल में कौन प्रवेश करे, CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रवेश कर जाए, तो आप उसको बोलते हैं एसिटिलन। जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया फिनॉल, फिनॉल ले लिया है, ठीक है, इसकी क्रिया आप करा दे CH3 डबल बॉन्ड O, फिर C डबल बॉन्ड O CH3, इससे करा दे, या आप इससे भी करा सकते हैं, CH3CO Cl से भी करा सकते हैं। अगर आपने देखो इससे कराया तो ब्रेक होता है ना, इधर आएगा माइनस, देखो इधर आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ से H प्लस चला जाएगा। अब फिनाल में कौन जाके जुड़ रहा है, D जाके जुड़ रहा है। जैसे फिनॉल था, ये टूटेगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, H जाके इसके पास जुड़ेगा, और फिनॉल में कौन सा ग्रुप जाके जुड़ रहा है, नया ग्रुप, यही CH3 डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटिल समूह, एसिटिल समूह हो जाएगा। अगर आप इससे कराएंगे तो ये भी ब्रेक होगा ना, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस, तो यही प्लस वाला जाके फिर जुड़ेगा,
तो अगर फिनाल की अभिक्रिया चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड से कराइए चाहे एथेनोइल क्लोराइड है, एथेनोइल क्लोराइड से कराएंगे, क्षार का यूज कर दे पिरीडिन, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप प्रवेश करता है, ये वाला CH3 डबल बॉन्ड हो, यहाँ से भी CH3 डबल बॉन्ड प्रवेश करता है। इसको आप बोल सकते हैं एसीटिलन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, एसीटिलन। एल्कोहलों में भी अगर ऐसा ग्रुप प्रवेश करे वो भी एसीटिलन होगा। तो यही यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जो यौगिक मिलेगा वो आपको मिलेगा, यहाँ से मिलेगा C डबल O मिला है और C डबल बॉन्ड O CH3, ये जानते हैं ये एस्टर है यार, R है कार्बन है, C डबल बॉन्ड O फिर ये कार्बन ही तो है, ये एस्टर ही है। लेकिन इस अभिक्रिया में ये ग्रुप फिनाल में प्रवेश कर रहा है, जो कि आप देखें तो ठीक है। तो ये जो है ये एसिटिलन है, अभिक्रिया है। तो वैसे यहाँ बताया गया देखो कि एल्कोहलों या फिनालों में अगर एसिटिल समूह प्रवेश करता है तो आप उसको बोलने वाले हैं एसिटिलन अभिक्रिया बोल सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो कि आपको याद रखना है कि जब सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया, सैलिसिलिक अम्ल से जो क्रिया जो है एस्पिरिन का निर्माण होता है, जानते हैं कब, सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया, चलो ठीक है लिख दिया गया है, सैलिसिलिक अम्ल से एस्पिरिन का निर्माण जो है एक प्रकार की एसिटिलन अभिक्रिया है। जानते क्या होता है, आपने ले लिया है सैलिसिलिक अम्ल, जानते हैं सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है, सैलिसिलिक अम्ल होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल नहीं होता है, उसी को सैलिसिलिक अम्ल कहा जाता है। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल जो नहीं होता है, बेंजोइक अम्ल के सापेक्ष दूसरे पर OH लगा दिया जाए, वही होता है सैलिसिलिक अम्ल। मैंने एक बार बताया था, आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे COH ले लिया है, इसके सापेक्ष यहाँ पे OH लगा दिया है, तो यही आपका हो जाएगा क्या, सैलिसिलिक अम्ल। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, OH ऊपर कर सकते हो, लेकिन ज्यादा बेहतर यही है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं सैलिसिलिक एसिड, प्रसिद्ध नाम सैलिसिलिक एसिड है, या आप क्या बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर इसकी क्रिया अगर आप इसकी क्रिया करा दें CH3CO2O, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO2O, इसको रिएक्शन को आपको याद रखना है विशेष रूप से, पूछता है कभी कभी कैसे प्राप्त करेंगे सैलिसिलिक अम्ल से एस्पिरिन, ठीक है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, वही सेम है C डबल बॉन्ड O CH3, ऐसा कर सकते हैं, या सीधा ही कर सकते हो, वो ये वाला सीधा हो जाए, थोड़ा ज़्यादा जगह, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा जगह थोड़ा सा कवर कर लेगा, ये ऐसा लिख दिया गया है। तो आप इसको ऐसा ब्रेक करेंगे, यहाँ आएगा क्या प्लस, यहाँ आएगा माइनस। अब ये जाके ना ये पूरा ग्रुप जो है इधर प्रवेश करता है, यहाँ नहीं, फिनाल में प्रवेश करता है, फिनाल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ जो आपको मिलता है ये ग्रुप यहाँ से प्रवेश कर जाएगा, ये टूटता है ऐसा, ऐसा लगे तो यहाँ प्रवेश करेगा, लेकिन इसको ध्यान रखिए आप, ये ग्रुप पूरा जाके H प्लस को हटा के उसके स्थान पे जुड़ जाता है, H प्लस आके इसके साथ निकल जाएगा, CH3COH निकल जाता है, और आपको जो है COOH मिलता है, और क्या मिलता है, O मिलता है C डबल बॉन्ड O CH3, और मिल जाता है CH3COOH। इसका प्रसिद्ध नाम क्या है, एस्पिरिन है, ठीक है। इसका प्रसिद्ध नाम क्या है, एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है, दर्द निवारक दवा, ठीक है। ये जो है दर्द को दूर करने में यूज किया जाता है, ठीक। इसको लिखिए फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आपने एल्कोहलों या और फिनालों की कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ा है जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, ठीक है, OH बॉन्ड का विदलन होता है, उसमें आपने पढ़ा है एस्टरीकरण अभिक्रिया, ठीक है। एल्कोहलों और फिनालों
कि OH आबंध के विदलन संबंधी जो अभिक्रिया है, मतलब बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, उनमें एक अभिक्रिया क्या है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या होता है, जब आप एल्कोहल या फिनाल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड एनहाइड्राइड या एसिड क्लोराइड से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया को आप क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। अभी आप क्या पढ़ेंगे, अभी आप पढ़ेंगे एल्कोहलों और फिनालों की वे अभिक्रियाएं जिसमें CO बॉन्ड टूटता है, और CO बॉन्ड के टूटने की अभिक्रिया फिनॉल सामान्य केस में नहीं दिखा सकता। देखो ध्यान से, फिनाल की वे अभिक्रिया जिनमें CO बॉन्ड टूटता है ये नहीं दिख सकता, क्योंकि ये वाला जो है डबल बॉन्ड होता है ना। सामान्य केस में फिनाल के CO बॉन्ड का वितरण ये आप नहीं देख सकते, ये होगा तो बहुत विशेष केस में, कुछ विशेष ही केस में होगा। सामान्य केस में फिनाल के CO बॉन्ड का विदलन नहीं होगा। एल्कोहलों में CO बॉन्ड का विदलन होगा। तो जितनी भी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे आप लोग एल्कोहलों वाली, ठीक है, एल्कोहलों में ही CO बॉन्ड टूटेगा, फिनाल में नहीं टूटता है। अगर फिनाल में टूटता है तो बहुत विशेष केस में, वो लिखा दे रहा हूं कि फिनाल केवल जिंक कह सकते हैं, जिंक धूल कह सकते हैं आप, या जस्ता बोल दो, की उपस्थिति में ही CO बॉन्ड ना, या बंध कह सकते हैं, के विदलन संबंधी अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। आप इसको बहुत नोट में याद रखेंगे। फिनाल CO बॉन्ड का विदलन दिखाते हैं लेकिन बहुत ही विशिष्ट केस है। ठीक है, अगर आप फिनाल की क्रिया जिंक धातु से कराएंगे, जिंक डस्ट बोल सकते हैं, जिंक धूल, ठीक है, जिंक धातु अगर लेते हैं आप, तो उस केस में क्या होता है ना, यहाँ पे CO बॉन्ड टूटता है, ये जिंक क्या करता है, इसको खींच लेता है। ऐसे याद रखें आप लोग कि जिंक यहाँ से क्या करता है, इस ऑक्सीजन को खींच लेता है, H बचा रहेगा, केवल ऑक्सीजन खींचता है। ठीक है, तो यहाँ जो है फिनॉल ये इसको खींच लेता है, आपको मिलता है H। आप यहाँ H लिख सकते हैं, लेकिन हर कार्बन के पास H आप दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते। ठीक है, और आपको मिल जाएगा ZNO, ये मिलेगा बेंजीन, यही तो है बेंजीन ना। आपसे अगर बोला जाए, ये बहुत विशेष केस है, ये CO बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, और बहुत ही स्पेशल केस है, सब धातु के साथ नहीं होता है, इसी विशेष केस को याद रखना है। तो जिंक धातु क्या करता है, ऑक्सीजन खींच लेता है, बेंजीन बचता है। आपसे पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से बेंजीन, इस बात को याद रखें। अगर आपसे देखो एक और पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करेंगे इससे ये तो क्लियर है। अगर आपसे बेंजीन से फिनॉल बोले तो कैसे करेंगे आप, मैं यहाँ बता भी दे रहा हूं आपको कि मान लीजिए आपने लिया बेंजीन, उससे बनाना हो फिनॉल, तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले जानते हैं क्या करेंगे, बेंजीन ले लेंगे, इसकी क्रिया क्लोरीन से कराएंगे, निर्जल AlCl3 ले लें, निर्जल AlCl3 या FeCl3 कुछ भी, आपको मिल जाए क्लोरोबेंजीन। क्या मिल जाएगा, ये तो क्लियर है यहाँ भाई, यहाँ से क्या मिलेगा, क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। अब क्लोरोबेंजीन मिला है तो आप इसकी क्रिया NaOH से करा दीजिए, जली NaOH, और यहाँ पे 623 केल्विन ताप रहेगा, 300 ATM दाब, ये पहला केस है। और दूसरे स्टेप में HCl से क्रिया करा दीजिए, पहले स्टेप में इससे क्रिया कराएंगे और दूसरे स्टेप में HCl से, सीधा यहाँ Cl हट के क्या आ जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। आप चाहे स्टेप बाय स्टेप कराएं, चाहे डायरेक्ट याद रखो कि NaOH 623 केल्विन 300 ATM दाब रहना है, और अगले स्टेप में HCl से क्रिया कराएंगे, सीधा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल मिल जाएगा।
आपको डायरेक्ट क्लोरोबेंजीन से फिनाल पूछ सकता है या बेंजीन से भी फिनाल पूछ सकता है, तो इस बात को याद रखें, बहुत ही विशेष। अब देखो ध्यान से, हालांकि यहाँ की बात करनी है कि आपको पढ़ना है उन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है, एल्कोहलों का खासकर, फिनालों का नहीं। फिनाल में तो विशेष एक ही था, ठीक है। एल्कोहलों की बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ाएंगे जिसमें CO बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला जानते हैं क्या पढ़ेंगे? सबसे पहला पढ़ेंगे आप लोग ल्यूकास परीक्षण, जिसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले ही पाठ में पढ़ चुके हैं। ल्यूकास परीक्षण क्या है? इस परीक्षण द्वारा क्या होता है? एल्कोहलों की डिग्री की जांच की जाती है। मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि इस परीक्षण के द्वारा क्या होता है। इस परीक्षण द्वारा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टेस्ट द्वारा एल्कोहलों के डिग्री की जांच की जाती है। या ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री एल्कोहलों की जांच की जाती है, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप यही लिख सकते हैं ना, एल्कोहलों की डिग्री, या सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि द्वारा फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री एल्कोहलों की जांच की जाती है। चाहे डिग्री लिखो चाहे सीधा लिखो, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री तथा थर्ड डिग्री एल्कोहलों की जांच की जाती है। क्या होता है? इस परीक्षण में क्या होता है? आप ल्यूकास अभिकर्मक का यूज करते हैं। कुछ बात याद रखें, इस परीक्षण में आप क्या यूज करते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? हाँ, सांद्र HCl, हाँ, तथा निर्जल ZnCl2 का क्या होता है? मिश्रण। मैं प्लस लिख दे रहा हूं, ठीक है। निर्जल ZnCl2, इसमें क्या होता है? जब भी एल्कोहल की क्रिया, देखो, जब भी एल्कोहल की क्रिया आप किससे कराते हैं? ल्यूकास अभिकर्मक, मतलब सांद्र HCl से कराते हैं, और निर्जल ZnCl2। तो ZnCl2 यहाँ OH को निकालने का काम करता है, OH को निकालने का काम करता है। तो क्या होता है? अगर OH निकला तो H और OH H2O निकल जाता है, HOH H2O Cl आके जुड़ जाता है, आपको मिलता है हैलाइड, क्लोराइड बोल सकते हैं। ये आपका एल्कोहल है, और ये क्या है? एल्किल हैलाइड। ये क्या होते हैं पता है? एल्कोहल जो होते हैं ये ल्यूकास अभिकर्मक में विलेय होते हैं। अभिकर्मक में क्या होते हैं? विलेय। और ये जो होते हैं ना, जो हैलाइड मिलेंगे, एल्कोहल ल्यूकास अभिकर्मक में घुल जाएंगे, लेकिन जो एल्किल हैलाइड होंगे वो ल्यूकास अभिकर्मक में अविलेय रहेंगे, ठीक है। इसके विषय में क्या लिखेंगे? ये क्या होता है? ल्यूकास अभिकर्मक में अविलेय होता है तथा क्या उत्पन्न करता है? धुंधलापन। कैसे पता करें कि अविलेय? भाई अविलेय होगा और धुंधलापन उत्पन्न करता है, या सीधा बोल दो कि ल्यूकास अभिकर्मक में जो है ये क्या उत्पन्न करेगा? धुंधलापन तथा धुंधलापन उत्पन्न करता है। अगर आपने यहाँ थर्ड डिग्री एल्कोहल लिया, तुरंत ही उत्पन्न होगा धुंधलापन, मतलब जो भी मिलेगा एल्किल हैलाइड वो नहीं घुलने वाला है। अगर आपने थर्ड डिग्री एल्कोहल है, तुरंत क्रिया होगी, फास्ट रिएक्शन होगा, तुरंत मिलेगा एल्किल हैलाइड। सेकेंड डिग्री एल्कोहल लेंगे 5 से 10 मिनट बाद मिलेगा। फर्स्ट डिग्री लेंगे तो कमरे के ताप पर नहीं मिलता, ठीक है। कमरे के ताप पर एल्किल हैलाइड नहीं मिलता। तो जब एल्किल हैलाइड नहीं मिलेगा तो धुंधलापन भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर आपने देखो ध्यान से, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ऊपर लिख रहा हूं, अगर आपने क्या लिया? थर्ड डिग्री एल्कोहल, साथ में क्या लिया? ल्यूकास अभिकर्मक लिया है, ल्यूकास अभिकर्मक, तो क्या उत्पन्न होगा भाई? तुरंत धुंधलापन उत्पन्न होने वाला है। अगर आपने सेकेंड डिग्री एल्कोहल लिया है, अब ऐसे ही नहीं उत्पन्न होगा धुंधलापन, आपको तुरंत ही मिलेगा एल्किल हैलाइड, ठीक है।
धुंधलापन उत्पन्न होने का मतलब तुरंत ही क्या मिलेगा, OH स्थान हट के OH के स्थान पे Cl आ जाना है। सेकेंड डिग्री एल्कोहल लेंगे, ल्यूकास अभिकर्मक लिया, ये क्या उत्पन्न करेंगे, 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन। अगर आपने फर्स्ट डिग्री एल्कोहल लिया है तो सामान्य केस में क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक ले लें आप, वही सेम केस लेना है। यहां जो है सामान्य ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता है, ताप पर धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि सामान्य ताप पर एल्किल हैलाइड नहीं बनता। इसको लिखो फटाफट, इसको नोट में लिखेंगे आप लोग। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप क्या पढ़ेंगे, एल्कोहलों का PX3 PCl5 वही PX5 हो सकता है तथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया। आप इसको बोल सकते हैं, जानते हैं क्या, आप इसको बोल सकते हैं फास्फोरस ट्राईहैलाइड। जब एल्कोहलों की क्रिया किससे करा दें, फास्फोरस ट्राईहैलाइड से कराएं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और ये क्या जानते हैं, इसका नाम है थायोनील क्लोराइड, जिसको डार्जन अभिकर्मक कहा जाता है। मैं देखो सबका नाम लिख दे रहा हूं, इसका नाम क्या है, PX3 का नाम है फास्फोरस ट्राईहैलाइड, मैं लिख दूंगा अभी। इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसका नाम है डार्जन अभिकर्मक, ठीक है। नाम है थायोनील क्लोराइड या सल्फोनिल भी कह सकते हैं, सीधा बोलिए, इसका नाम होता है थायोनील क्लोराइड, इसका नाम है फास्फोरस ट्राईहैलाइड। इसके विषय में सब पढ़ाया जा चुका है, रिएक्शन आपको रिवाइज कराया जा रहा है। इसका नाम क्या है, थायोनील, सल्फर को थायल ग्रुप कहते हैं, ठीक है, थायोनील क्लोराइड, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर आपने एल्कोहल ले लिया, इसकी क्रिया फास्फोरस ट्राईहैलाइड से कराई, इसको आपको याद रखना है, बनता क्या है। यक्स के स्थान पे क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, या तो Br हो सकता है, या तो I हो सकता है, या तो Cl या तो Br या तो I। क्या होगा, अगर आप PX3 से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है पता है, आपको RCl मिलता है, पहले रट ली, RX मिलता है और साथ में मिलता है H3PO3, इसका नाम है फास्फोरस एसिड। इसको याद रखें आप लोग। अगर एल्कोहल की क्रिया एल्किल फास्फोरस ट्राईहैलाइड से कराते हैं तो आपको मिलता है एल्किल हैलाइड, और क्या मिलता है, फास्फोरस एसिड। थोड़ा इसको बैलेंस कर लिया जाए, यहाँ पे देखेंगे ना R एक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखें, अगर H को देखें, H यहाँ पे 1 है, यहाँ पे H 3 है, तो थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 3 से गुणा करेंगे, पूरा बैलेंस वाली बात। H यहाँ 3 हो जाएगा, वहाँ भी H 3। ऑक्सीजन देखो, हाँ फास्फोरस 1 है यहाँ पे, वहाँ भी फास्फोरस 1 है। ऑक्सीजन देखें यहाँ 3 हो गया है, वहाँ भी 3 ऑक्सीजन। थोड़ी सी गड़बड़ी है यक्स में, यक्स यहाँ 3 है, यहाँ 1 था, कितने से गुणा कर देना है, 3R हो जाएगा, 3X। पूर्ण रूप से बैलेंस संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप जो है अगर एल्कोहल लेते हैं, इसकी क्रिया PBr3 से कराएंगे तो याद रखें क्या मिलेगा, कोई भी एल्कोहल ले लें, मान लीजिए, चलो मैं R लिख दे रहा हूँ, CH3CTOH5 कुछ भी हो सकता है। तो जब PBr3 से कराएंगे तो आपको मिलेगा RBr मिलेगा और साथ में H3PO3। अगर आप एल्कोहल की क्रिया PI3 से करा देंगे, वही मिलेगा ना, वहाँ I मिल जाएगा, एल्किल आयोडाइड मिल जाना है, H3PO3। थोड़ा इस बात को याद रखें, कोई भी एल्कोहल हो उसकी क्रिया अगर आप क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, ब्रोमाइड से तो क्या बनेगा, आयोडाइड से तो क्या बनेगा, ठीक है।
PbR3 को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, P+Br2, अगर ऐसा लिखा हो तो भी वही कराना लिख सकते हैं। PbR3 हो तो भी ऐसे ही बना लेंगे, अगर P+Br2 हो तो भी वही बनाना। Pi3 हो तो भी ऐसे बनाएंगे, अगर Pi3 के स्थान पे P+I2 लिखा हो वही बनाना। ये पढ़ा चुका हूँ आपको एक बार, पहले पार्ट में ये सब रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, तो कम से कम याद रखें ध्यान से। PbR3 वैसे वैसे बनना है, Pi3 से भी बनना है वैसे ही। PbR3 को P+Br2 करके लिख सकता है, Pi3 को P+I2 करके लिख सकता है। ठीक है, अगला क्या है, अगर आप एल्कोहल की क्रिया, देखो ध्यान से, एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराएंगे तो क्या मिलेगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराएंगे तो क्या मिलेगा। देखिए ध्यान से, आपको पढ़ाया जा चुका है कि अगर आप इसकी क्रिया इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RCl मिलता है, और क्या मिलता है, POCl3, साथ में HCl। याद रखें आप इसको यार, PCl3 से क्या मिलना है उसको याद रखें, और PCl5 से क्या मिलना है उसको याद रखें। जब PCl5 से कराते हैं तो RCl मिलता ही मिलता है, साथ में POCl3, साथ में HCl, और ये बैलेंस्ड है, संतुलित है, इसमें कोई संतुलित करने की आवश्यकता नहीं। Cl5 है, वहां भी देखो Cl5 है, ठीक है, ये सब बैलेंस्ड वाली बात, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए इसी बेस पे एक रिएक्शन दिया जाए कि मान लीजिए आप लोग एथिल एल्कोहल ले लें, एथिल एल्कोहल लें, इसकी क्रिया किससे करा दें, PCl5 से करा दें, तो क्या मिलता है आपको, आपको मिल जाएगा C2H5Cl मिल जाएगा, और साथ में POCl3 HCl, ठीक है, ये चीजें मिलेंगी आपको। अगर आप लास्ट एक से बात करेंगे, ये SOCl2 से कराएं, जिसका आप क्या बोलते हैं, थायोनील क्लोराइड, प्रसिद्ध नाम है डार्जन अभिकर्मक के नाम से कराएं तो क्या मिलेगा। तो अगर आप एल्कोहल लेते हैं, इसकी क्रिया डार्जन अभिकर्मक से कराते हैं, ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से आप समझ लें। हाँ, कि यहाँ से देखो ना, देखो अभी तक जितनी भी रिएक्शन पढ़ेंगे वहां से OH हटना है, Cl आना है, आपको मिलता है RCl, मतलब OH हट जाता है, Cl मिल जाता है। अभी देखो क्या हो रहा है, समझो, RCl मिल जाता है, ये OH और ये सब चीजें हैं, यहाँ से Cl एक जा चुका है, एक Cl जा चुका है। आप ऐसा समझे कि SO और A को मिलके SO2 निकाल लेता है, ये सल्फर ऑक्सीजन है ना, एक SO है और एक यहाँ से O मिलेगा, SO2 निकल जाता है, एक H है, एक Cl बचा हुआ है, HCl निकल जाता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बाकी आपको याद तो रखना ही पड़ेगा। Cl चला गया ना, RCl मिला है, एक Cl बचा हुआ है, SO बचा हुआ है, OH बचा हुआ है, तो यहाँ से SO और O, SO2 निकल जाता है, H और Cl, HCl निकल जाता है, तो SO2 ये भी गैस है, और HCl ये भी क्या है, गैस। HCl भी गैस है, जान लीजिए, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। तो ये भी जो है बस कह सकते हैं ना, ये भी वायुमंडल में चला जाता है, ये भी वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में चले जाते हैं, और शुद्ध रूप में आपको क्या मिलता है, एल्किल क्लोराइड, खासकर हैलाइड मिलता है जिसमें क्लोराइड रहता है, शुद्ध रूप में आपको एल्किल क्लोराइड मिलता है। इसलिए इसको जानते हैं क्या बोलते हैं, एल्किल हैलाइड के निर्माण का बेस्ट मेथड है, एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड के निर्माण का जो है PCl3 से भी क्रिया करा के बना सकते हैं आप, जो हैलाइड बना सकते हैं वो PCl3 से भी क्रिया करा के बना सकते हैं, PCl5 से भी मिल सकता है, और SOCl2 से भी मिल सकता है, लेकिन बेस्ट कौन है, नीचे वाला। आप लिख सकते हैं कि एल्कोहल से एल्किल हैलाइडों या हैलाइड के निर्माण की उत्तम विधि है, कौन सी, ये वाली विधि, उपरोक्त विधि लिख सकते हैं, जो ऊपर वाली विधि है वो एल्किल हैलाइड से, ठीक है, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड के निर्माण की अच्छी विधि, बेस्ट मेथड। इसके बाद अगला क्या पढ़ेंगे, अगला पढ़ेंगे जब एल्कोहल की क्रिया HI से करा दें। अगर नॉर्मली HI से कराएंगे तो फिर वैसे रिएक्शन करा लें, यहाँ से HOH H2O निकल जाता है और RI मिल जाएगा,
एल्किल आयोडाइड मिल जाता है। इस बात को याद रखें आप। अगर एल्कोहल की क्रिया HI से कराते हैं तो आपको मिलता है एल्किल आयोडाइड। लेकिन अगर HI यही रहे और साथ में लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI से कराया जाए, अगर एल्कोहल की क्रिया HI से कराए किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, तो उस केस में आपको मिलता है एल्केन। कैसे मिलता है कैसे नहीं, उसकी बैलेंस करके नीचे बताया हुआ है कि कैसे RH मिलता है। अगर उसको पूरा याद रखना है कि संतुलित करके याद रखना हो, डायरेक्ट तो याद कर लो, डायरेक्ट ये बात याद रखें आप लोग कि HI से कराएंगे लाल फास्फोरस की उपस्थिति में तो यहाँ एल्केन मिल जाएगा, ROH के स्थान पे OH के स्थान पे H आ जाएगा बस। कैसे मिला है कैसे नहीं उसकी जो है बैलेंस करके नीचे बताया है कि आप एल्कोहल लेंगे, 2HI लेंगे, 2HI लेंगे आप लोग, 2H 2I रहेगा तो 2I मिल के I2 बना लेगा, 2I मिल के I2 बनाता है, ठीक है। इसके बाद 2H बचा हुआ है, एक H OH H2O निकाल लेता है, एक H एक OH क्या निकाल लेगा H2O, एक H बचता है, यहाँ जुड़ जाता है। ये पूरा बैलेंस वाला बात है, संतुलित रासायनिक समीकरण। बाकी याद आप इसी प्रकार से रखे हैं, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन आपको ऐसा लिखा रहेगा एल्कोहल